हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो अगर कोई भी सेबी ग्रेड ए को टारगेट कर रहा है, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 में सेबी ग्रेड ए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैंने प्रॉपर मेंशन करे हैं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 फॉर सेबी ग्रेड ए कंपनीज एक्ट। सो चैप्टर 4 जो है कंपनीज एक्ट का, वो किसके बारे में है? वो शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के बारे में है। सो बेसिकली इसमें जो आर्टिकल्स कवर होते हैं वो 43 आर्टिकल से लेके 72 आर्टिकल तक कवर होता है। सो हम मेनली सारे सेक्शंस देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में वो देखेंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो चैप्टर 4 है वो किस चीज के साथ रिलेटेड है। जो चैप्टर 4 है दैट इज रिलेटेड विद द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। जो फर्स्ट हमारा सेक्शन है इस चैप्टर का, वो बताता है कि कितनी तरह की शेयर कैपिटल हो सकती है। सो बेसिकली दो तरह की शेयर कैपिटल हो सकती है, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है। ठीक है, अब जो शेयर्स या डिबेंचर्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? सो जो शेयर्स या डिबेंचर्स होते हैं उनका नेचर होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल। जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इतना क्लियर हुआ कि ट्रांसफरेबल होते हैं किसके तहत? मेमोरेंडम के तहत नहीं, हम बोलेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत। जो हमारी शेयर कैपिटल है दैट इज अ मूवेबल ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। अब जो हर एक शेयर है उनकी नंबरिंग होना क्या जरूरी है? तो अब इसका आंसर क्या है कि हर एक शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। बट अगर हम डीमैट मोड की बात करें, नॉट फॉर द शेयर हेल्ड इन द डीमैट फॉर्म, कि जो भी शेयर्स डीमैट फॉर्म में हेल्ड किए जाते हैं उनके लिए नंबरिंग होना जरूरी नहीं है। अब किसी के पास शेयर्स हैं तो उसका सर्टिफिकेट या एविडेंस क्या होगा? सो मेन जो सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स होते हैं वो प्रॉपर एविडेंस होता है कि किसी के पास टाइटल ऑफ शेयर्स है, या फिर कोई भी डिपॉजिटरी है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो भी एक सोर्स होता है जिससे हमें पता लगता है कि इस पर्सन के पास इतने शेयर्स हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कोई कंपनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकती है? तो हाँ, अगर कोई सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, फट जाता है, या कोई भी कारण की वजह से कंपनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। अब अगर किसी कंपनी ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दिया शेयर्स का, और उनका मेन इंटेंट क्या है? फ्रॉड करने का तो वो तो गलत चीज होगी ना कि कंपनी फ्रॉड करने के चक्कर में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स इशू करती जा रही है। तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगेगी? सो उस केस में कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगती है। कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी, दैट अ कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ 5 टाइम्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन्वॉल्व। कि जितने के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स बनाए हैं उतने के शेयर्स वैल्यू की 5 टाइम की पेनल्टी उस कंपनी पे लग जाएगी। और अगर हो सके तो कई बार क्या होता है, 10 टाइम्स ऑफ द वैल्यू जितने की इन्वॉल्वमेंट होती है उतने की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और 10 करोड़, कई बार 10 करोड़ की भी लग जाती है। सो इनमें से जो भी अमाउंट हायर है उस अमाउंट की पेनल्टी कंपनी के ऊपर लग जाती है। अब शेयर होल्डर्स के पास क्या क्या वोटिंग राइट्स हैं और किस किस प्रमोशन में वोटिंग राइट्स होते हैं। तो जो सेक्शन 47 है हमारे चैप्टर 4 का, वो वोटिंग राइट ऑफ द शेयर्स के बारे में बताता है कि हर एक कंपनी के जो शेयर ओनर हैं उनके पास जितने उनके शेयर्स हैं उस प्रपोर्शन में वोटिंग राइट्स होते हैं। सो ये लाइन सब अच्छे से मार्क कर लो। इसमें क्या है, इक्विटी वाले जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास राइट टू वोट होता है ऑन एवरी रेजोल्यूशन। तो जो इक्विटी वाले हैं वो मालिक होते हैं मेन, सो उनके पास राइट टू वोट है ऑन एवरी रेजोल्यूशन। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी रेजोल्यूशन हो उसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास राइट टू वोट होता है। और जो राइट टू वोट होगा दैट शैल बी इन द प्रपोर्शन ऑफ हिज शेयर इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और जितना उनका प्रमोशन है मतलब जितना उनका प्रपोर्शन है उस हिसाब से उनको वोटिंग राइट दिया जाएगा। अब दूसरी ओर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ उन चीजों में वोटिंग राइट दिया जाएगा जो डायरेक्टली उनके प्रेफरेंस शेयर्स को इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर कई बार कोई रेजोल्यूशन होती है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, उन केसेस में ही वोटिंग राइट मिलेगा जितना उनका प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग है उसी प्रपोर्शन में। सो जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं उनको हर एक चीज में वोटिंग राइट मिलेगा, और ऑन द अदर हैंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके स्पेसिफिक शेयर के साथ जो अटैच राइट है उसमें सिर्फ रेजोल्यूशन करने के लिए वोटिंग राइट मिलेगा, या फिर इन केस कंपनी का वाइंड अप होता है तो उस केस में भी उनको वोटिंग राइट मिल सकता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर के जो राइट्स होते हैं उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। तो वो वेरिएशंस के बारे में जो लिखा हुआ है वो सेक्शन 48 बताता है। सेक्शन 48 क्या बताता है कि जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं, अब ये तो है नहीं कि कंपनी एक ही तरह के शेयर्स इशू करेगी, कई बार डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं। सो जो राइट्स अटैच टू द शेयर ऑफ एनी क्लास है, अगर कोई भी क्लास की हम बात करें तो वो कैसे की जा सकती है? विद द कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट क्लास।
तो अगर हमें किसी भी चीज़ की कंसेंट या परमिशन लेनी है तो अगर 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स की उस क्लास की रजामंदी है तो वो रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। और अगर कई बार ये हो जाता है कि 10% या 10% से ज़्यादा इशूड शेयर ऑफ द क्लास डिड नॉट कंसेंट, तो उस केस में अगर कोई वेरिएशन होती है और वो रेजोल्यूशन नहीं देते, सो वो कंपनी अपील कर सकती है टू द ट्रिब्यूनल विद इन द 21 डेज कि वो वेरिएशन कैंसिल की जा सके। ठीक है, एंड विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल उनको रजिस्ट्रार में भी फाइल कराना पड़ेगा। सो इन केस कोई भी शेयर होल्डर के राइट्स में वेरिएशन होती है तो राइट्स अटैच्ड वेरी करे जा सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स। पर अगर 10% या 10% से ज्यादा इशूड शेयर ऑफ द क्लास डिड नॉट कंसेंट टू सच वेरिएशन या फेवर में वोट नहीं करते तो ट्रिब्यूनल को अपील की जा सकती है विद इन द 21 डेज। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए नहीं है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक जगह पे कंपाइल फॉर्म में दे दिए। नेक्स्ट है, अब अगर कंपनी चाहे तो वो कॉल्स ऑन शेयर ऑफ सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। यूनिफॉर्म बेसिस पे कंपनी क्या करेगी, कॉल्स करेगी किसी भी शेयर्स के ऊपर। अब क्वेश्चन राइज होता है, कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप। कंपनी अनपेड शेयर कैपिटल को कॉल ऑफ कर सकती है अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी को कॉल अनुमति देती है तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है। पर हाउएवर अगर कोई बंदा एडवांस में आपके शेयर कैपिटल के पैसे दे देता है तो क्या उसको उस प्रपोर्शन में वोटिंग राइट्स मिलेंगे? तो उसका आंसर है नो वोटिंग राइट्स ऑन कॉल्स इन एडवांस। क्या अगर कोई बंदा कॉल्स इन एडवांस पे कर देता है तो उस पर उसको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, जो उसका एग्जिस्टिंग प्रपोर्शन है उस बेसिस पर ही उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रमोशन टू द अमाउंट पेड अप, ये सेक्शन नंबर 51 में लिखा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो अब अगर कंपनी को रिसीव होता है प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर्स तो वो कंपनी किस अकाउंट में डालेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दैट अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो वो अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चली जाएगी एंड दैट शैल बी ट्रीटेड एज द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एंड वो कंपनी का जो पैसा आएगा, जो प्रीमियम पे आएगा कंपनी को रिसीव होगा, मतलब कई बार क्या होता है जो कंपनीज है ना वो अपने जो शेयर्स होते हैं वो प्रीमियम वैल्यू पर इशू करते हैं। तो जो भी प्रीमियम वैल्यू पर कंपनी को पैसा रिसीव होता है दैट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और वो पैसा कैसा ट्रीट किया जाएगा? दैट शैल बी ट्रीटेड एज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड दैट मे बी अप्लाइड बाय द कंपनी टुवर्ड्स द इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स। कि अगर कोई भी अनइशूड शेयर हैं टू द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी उनको फुली पेड बोनस शेयर बना के भी कंपनी यूज कर सकती है। अगर प्रीमियम में कंपनी को पैसा मिल गया तो वो डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकती है कि कोई पोर्शन ऐसा था उनके शेयर कैपिटल का जो कंपनी ने इशू ही नहीं किया था और उन शेयर्स को कंपनी क्या कर दे, फुली पेड अप बोनस शेयर्स बना दे। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? पहले तो कंपनीज जो होती थी वो शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करती थी, बट अब सिर्फ सेक्शन 54 जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके अलावा कोई भी कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। तो कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं करेगी, अदरवाइज उस इशू को वॉइड माना जाएगा। और अगर कोई कंपनी इस प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती है उसके ऊपर 1 लाख से लेके 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। सो अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल? एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल नंबर 54। सो इसी के साथ हमारा जो आर्टिकल नंबर 54 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, विच इज रिगार्डिंग द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वीट बोलो स्वेट बोलो, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या है, स्वीट इक्विटी शेयर्स होते क्या है? देखो अब इसकी कुछ कंडीशंस है, मतलब बेसिक इनका मतलब क्या हो गया, इसके एक्सेप्शन है। मतलब अगर स्वीट इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है कंपनी उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो स्वीट इक्विटी शेयर्स वो वाले शेयर्स होते हैं जो कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है। इतना सबको क्लियर होगा? सो इसकी कुछ कंडीशंस है, उसके कंडीशंस मैं आपको बता देती हूँ। अगर कंपनी को स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके बेसिकली ये जो 4 कंडीशंस है जो मेंशन करी हुई है ये कंडीशंस कंपनी को फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो अगर कोई भी कंपनी को इशू करने हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स उस केस में सबसे पहले तो ऑथोराइज होएगी कंपनी बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सबसे पहले कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सेकंड, कंपनी को बताना पड़ेगा कि कितने शेयर्स इशू करने हैं, क्या उनका करंट मार्केट प्राइस है, क्या कंसिडरेशन वगैरह हो रही है और किस क्लास के और किन डायरेक्टर्स को एम्प्लॉयज को ऐसे शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। सो प्रॉपर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके प्रॉपर सारी क्लैरिटी देके कि कितने शेयर्स किसको कैसे किस प्राइस पे क्या क्या सब करके किए जा रहे हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है स्वेट इक्विटी शेयर का, हैव बीन लेस देन 1 ईयर सिंस द डेट ऑन विच कंपनी हैड कमेंस्ड बिजनेस, कि कंपनी सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही इन शेयर्स को इश्यू कर सकती है, और जो भी सेबी की गाइडलाइंस होंगी वो तो कंपनी को फॉलो करनी ही पड़ेगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है रिगार्डिंग द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, हैव बीन लेस देन 1 ईयर सिंस द डेट ऑन विच कंपनी हैड कमेंस्ड द बिजनेस। सो ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इशू कैसे होंगे और रिडीम कैसे होंगे प्रेफरेंस शेयर्स। सो अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, दैट शेल नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कोई भी कंपनी, ऐसी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, वो कभी भी इररिडीमेबल मतलब जो रिडीम ना हो पाए ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं करेगी, ठीक है। अब एक वन वर्ड क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो कितने सालों के अंदर अंदर रिडीम होने चाहिए विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। सो इसका आंसर है विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नीड टू बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगर कई बार क्या होता है कि जो कंपनी है उसने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो इशू कर दिए, बट कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनको रिडीम कर पाए। तो उस केस में क्या होगा, इफ अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर्स और टू पे डिविडेंड, तो वो फर्दर कुछ टाइम पीरियड के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। जितने भी अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर फर्दर न्यू इशू कर सकती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अपने 3/4 इन वैल्यू ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी और साथ में ही ट्रिब्यूनल की भी कंसेंट या अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं दैट नीड टू बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। फ्रॉम द डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनर कई बार डाल सकता है फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम द इशू ऑफ डेट ऑफ द इशू डेट, उस डेट के 20 सालों के अंदर अंदर रिडीम करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर और या फिर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसका पॉइंट क्या है कि अगर इनकेस ट्रांसफर या ट्रांसमिशन होता है, तो एक तो अगर फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है, सो उसके जितने भी शेयर्स हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएंगे, तो कंपनी को एज सच कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं करना है। ट्रांसफर वगैरह कुछ होती है, मेनली कंपनी को क्या करना है कि अगर ट्रांसफर हो रही है उन दोनों लोगों के बीच में जो दोनों ही रजिस्टर्ड हैं और दोनों का ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी, उस केस में कंपनी को कोई भी रजिस्टर में उस एंट्री को डालने की जरूरत सिर्फ इस केस में पड़ेगी, उसके अलावा नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कोई पर शेयर होल्डर ऐसे आ गया जो फ्रॉड करने की इरादे से आया है और वो जान के बोलता है कि ये मेरा शेयर है, मतलब पनिशमेंट फॉर परसुएशन ऑफ शेयर होल्डर। सो इसका बेसिकली मतलब क्या है, अगर कोई भी पर्सन डिसाइडफुली परसुएट करता है कि ये शेयर उसकी है या ये सिक्योरिटी उसकी है, तो उस केस में उसको फाइन भी लग सकता है और साथ में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, नॉट लेस देन 1 ईयर, और फाइन कितना हो सकता है, नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज। बट ये जो फाइन और पनिशमेंट है ये एक्सटेंड हो सकते हैं टिल 5 लाख रुपीज एंड इम्प्रिजनमेंट टिल 3 ईयर्स। तो कोई भी ऐसे पर्सुएट नहीं करेगा कि मैं शेयर होल्डर हूँ, उस केस में पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। सो अगर कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करती ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और रिफ्यूजल कर देती है, उस केस में वो ट्रांसफरर को प्रॉपर नोटिस भेजेगी कि वो रिफ्यूज कर रहे हैं ट्रांसफर को, और जो ट्रांसफरी है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी, तो वो भी प्रॉपर सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो करेगा। अब इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी आपको पता है कि जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं एज इट इज इन्फोर्सेबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता है कि जो पब्लिक कंपनी है उसको तो अपने जो शेयर है वो ट्रांसफर करने ही होते हैं, सो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और पब्लिक कंपनी के केस में जितने भी शेयर्स होते हैं दैट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का ही कहना है कि पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। बट प्राइवेट कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, उनको प्रॉपर अगर वो किसी को मना कर रहे हैं कि हम आपके शेयर्स नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, तो प्रॉपर नोटिस वगैरह देना पड़ेगा। और अगर कई बार कुछ होता है कि प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं होते मेंबर्स के लिए, तो जो ग्रीवेड पर्सन है वो अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल के साथ कि मेरे साथ धोखा हुआ है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर रजिस्टर वगैरह मेंटेन नहीं करे थे। कंपनी अपने प्रॉपरली पब्लिश करेगी उनकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है और पेड अप कैपिटल कितनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एक लिमिटेड कंपनी मतलब जो प्राइवेट कंपनी है विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स अपनी शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको ऑथराइज करते हैं तो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकती है मेमोरेंडम में इन इट्स जनरल मीटिंग।
तो जनरल मीटिंग में कंपनी अपने जो शेयर कैपिटल है उसको ऑल्टर कर सकती है। कोई भी कंपनी अपनी फर्दर शेयर कैपिटल को इशू कर सकती है और बोनस शेयर को भी इशू कर सकती है। अब बोनस शेयर का क्या मकसद है ये मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स को फुली पेड अप बोनस शेयर दे सकती है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द बोनस शेयर्स। बोनस शेयर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बोनस शेयर मतलब कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको एम फ्री में शेयर दिए जा रहे हैं। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर जो होते हैं वो कंपनी किस किस अकाउंट से दे सकती है। सो इसको अच्छे से मार्क कर लेना आप। तो अगर इनकेस कंपनी इशू करती है बोनस शेयर वो कहाँ से कर सकती है। इट कैन इशू आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व से कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कर सकती है और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तीनों अकाउंट्स यूज हो सकते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अ कंपनी में इशू फुली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और इसमें ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि कोई भी इशू जो होगा वो कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स क्रिएटेड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स उनमें से नहीं किया जाएगा और कोई भी बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं होंगे। ये दो पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं। ठीक है, और अगर कोई भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को अल्टर करती है उस केस में उसको नोटिस देना पड़ता है रजिस्ट्रार को कि अगर कोई भी वो अल्टर कर रही है, कोई भी शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रही है, रिडीम कर रही है, जितना भी अल्टर्ड मेमोरेंडम है उसके साथ विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज कंपनी को रजिस्ट्रार को प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी टू प्रोवाइड रिजर्व शेयर कैपिटल ऑन कन्वर्जन इनटू लिमिटेड कंपनी, कोई भी अनलिमिटेड कंपनी अपने आप को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करती है तो उस केस में क्या क्या करना पड़ेगा। या तो इनमें से एक चीज करनी पड़ेगी या दोनों चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, उनको जो नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच शेयर वो करना पड़ेगा। या फिर उनको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल शैल नॉट बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग कॉल्ड अप, वो ऐसा कॉल नहीं करेगी एक्सेप्ट फॉर द पर्पस कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है उसके अलावा किसी भी केस में जो स्पेसिफिक पोर्शन है जो अनकॉल्ड है शेयर कैपिटल का शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग कॉल्ड अप, वो नहीं करेगी। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे। मेन तो ये बोनस शेयर वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो बोनस शेयर्स है वो कहाँ से इशू हो सकते हैं, ये मैं बार बार बता रही हूँ। दैट कैन बी इशूड फ्रॉम फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और ये बहुत बार वन वर्ड में पूछा जा सकता है, क्या बोनस शेयर आप इशू कर सकते हो इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, तो इसका आंसर है नो, द बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर कोई कंपनी है विच इज लिमिटेड बाय गारंटी तो वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। तो उस केस में अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में रिड्यूस द शेयर कैपिटल टू अपनी लायबिलिटीज कम करने के लिए, या फिर इधर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लायबिलिटी, या अपनी पेड अप शेयर कैपिटल को कैंसिल करके, या फिर पे ऑफ करके एनी पेड अप शेयर कैपिटल। उस केस में उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और नोटिस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, सेबी को, इन केस वो कंपनी लिस्टेड है, एंड प्रॉपर ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे और ट्रिब्यूनल भी उनको ऑर्डर दे सकता है कि वो कंफर्म कर रहा है कि वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वो लगाना चाहे। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। तो अभी क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन्स बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर्स। तो कंपनी अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है कुछ कंपनी के ऊपर। अगर कोई भी कंपनी है विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल shall have power to buy its own shares, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है या गारंटी है कि वो अपने ही शेयर्स को बाय बैक कर ले, unless the consequent reduction of share capital is affected under the provisions of this article, कि जब तक वो अपनी या तो शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं कर लेती तब तक वो अपने शेयर्स को रीपरचेज नहीं करेगी। ठीक है, however this section shall not affect the right of a company to redeem any preference shares, कि अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करा है उसको रिडीम करने पर ये कानून लागू नहीं होता है। पर जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें कि अगर कोई भी कंपनी है विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, उस केस में कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को वापस नहीं करेगी, क्योंकि अगर कंपनी ऐसा कर लेती है उसकी जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, पावर ऑफ अ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज, तो कंपनी बायबैक कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज को। जनरल अगर कोई जनरल कंपनी है तो वो बायबैक कहाँ से करेगी, बायबैक के लिए जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए भी पैसा आएगा फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, या प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर और एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज।
सो मेनली आपको याद रखना है उसके लिए भी पैसा जो फ्री रिजर्व है या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है वहां से ही आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि नो कंपनी शेल परचेज इट्स ऑन शेयर्स अनलेस द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। तो कौन बायबैक को ऑथराइज करता है किसी भी कंपनी के? तो जो कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं वही कंपनी को ऑथराइज करते हैं कि वो बायबैक कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद कंपनी क्या करती है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करती है जनरल मीटिंग में, जिसमें वो ऑथराइज करती है कि कंपनी बायबैक कर सकती है। अब बायबैक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके बता रही हूँ, इसको अच्छे से मार्क कर लेना क्योंकि इसमें से कोई ना कोई वन वर्ड क्वेश्चन जरूर बन सकता है। बायबैक क्या है? बायबैक शैल बी 25% या ऑफ द टोटल पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल और लेस देन द एग्रीगेट ऑफ द रेशो। कि मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25% ऑफ द टोटल पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल हो सकता है और लेस हो सकता है। और जो ये एग्रीगेट अमाउंट है इसमें सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स ऑन बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको मार्क करनी है कि द बायबैक शैल बी 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल और लेस देन द एग्रीगेट ऑफ द रेशो। और जो एग्रीगेट ऑफ द रेशो की हम बात कर रहे हैं, दैट एग्रीगेट इज aggregate of secured and unsecured debts owned by the company after the buyback is not more than twice the paid up capital and its free reserves। ठीक है। अब बायबैक का कुछ प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो बायबैक है दैट शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। कि जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया उसके 1 साल के अंदर अंदर बायबैक का सारा प्रोसेस होना चाहिए ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस। एंड जितने भी सिक्योरिटीज के जो सर्टिफिकेट थे जो उस टाइम पे इशू करे गए थे उसको एक्सटिंग्विश या फिर फिजिकली डिस्ट्रॉय करती है कंपनी विद इन द 7 डेज या विद इन द 7 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द बायबैक। ठीक है। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत कम लोगों को पता होता है कि आफ्टर बायबैक जब कंपनी ने अपने शेयर्स को वापस बायबैक कर लिया उसके बाद कंपनी कैन नॉट इशू न्यू शेयर्स फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने के लिए कंपनी नए शेयर इशू नहीं करेगी एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ बोनस शेयर्स या डिस्चार्ज ऑफ सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन सच एज कन्वर्जन। अगर ये कुछ कन्वर्जन होती हैं, स्वेट इक्विटी आती है या कोई कन्वर्जन होती है, उसके अलावा या बोनस शेयर्स के अलावा कंपनी कोई भी नए शेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इशू नहीं करेगी आफ्टर अ बायबैक। तो ये कई बार टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। ठीक है। अब कुछ प्रोहिबिशंस हैं बायबैक के कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। तो कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परचेज नहीं करेगी अपने शेयर्स किसी भी सब्सिडरी से इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी या कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से या कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं उस केसेस में बायबैक नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 71 आर्टिकल है जो डिबेंचर्स के बारे में बताता है। विच आर्टिकल टेल अस अबाउट द डिबेंचर्स? हमारा जो सेक्शन नंबर 71 है ऑफ हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये हमें डिबेंचर्स के बारे में बताता है। तो जो सेक्शन 71 है दैट टेल्स अबाउट द डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स अ कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स। सो जो डिबेंचर्स होते हैं वो रिडम्पशन के टाइम में कन्वर्ट भी हो सकते हैं इनटू द या तो पूरे के पूरे डिबेंचर्स या पार्शियली कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू द शेयर्स। सो हाउएवर जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में बी इशूड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग। तो कंपनी क्या कर सकती है? डिबेंचर्स इशू कर सकती है। एंड डिबेंचर्स भी दो तरह के, या तो कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल। और जो कन्वर्टेबल वाले डिबेंचर्स हैं दैट कैन बी इधर होली कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल। ठीक है। और कोई भी कंपनी ऐसे डिबेंचर्स नहीं इशू करेगी जिनमें वोटिंग राइट्स होएगा। सो आपको ये वन वर्ड में पूछ सकते हैं क्या डिबेंचर्स कंपनी ऐसे इशू कर सकती है जिनमें वोटिंग राइट्स हो? सो नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स। When debentures are issued by a company, the company shall create a debenture redemption reserve। तो कंपनी को कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है? तो उस केस में कंपनी को ओपन करना पड़ता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें से वो कंपनी डिविडेंड्स वगैरह देती है, कुछ भी देती है, उसमें से वो पैसा डालती रहेगी और उस पैसे को रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए ही यूज करेगी। ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टीज बनाए जाते हैं ताकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके साथ कोई गलत चीज ना हो और उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस किया जाए, इसलिए डिबेंचर ट्रस्टीज बनाए जाते हैं। सो द कंपनी शैल पे द इंटरेस्ट। अब आपको पता है कि जो शेयर्स होते हैं उन पे डिविडेंड मिलता है, राइट?
बट जो डिबेंचर्स होते हैं उन पे क्या मिलता है, उन पे इंटरेस्ट मिलता है। सो कंपनी क्या करेगी, टाइमली उनको इंटरेस्ट देगी और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करेगी। अगर कोई भी कंपनी फेल हो जाती है जब उनका मैच्योरिटी टाइम आ जाता है उसमें इंटरेस्ट देने में या डिबेंचर्स को रिडीम करने में, सो जो ट्रिब्यूनल की इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको फॉलो करना पड़ेगा और उनको प्रॉपर पेमेंट देनी होगी उनकी प्रिंसिपल की और जितना भी इंटरेस्ट उस पर ड्यू है। 72 आर्ट जो सेक्शन है वो बताता है कि पावर टू नॉमिनेट, कि अगर किसी भी सिक्योरिटी होल्डर की डेथ हो जाती है, जो सिक्योरिटी होल्डर जिस भी पर्सन को नॉमिनेट करेगा उसको सिक्योरिटीज मिल जाएंगी इन केस ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन। और अगर किसी भी केस में जो नॉमिनी है वो माइनर होता है और वो ही इंटाइटल्ड होता है उस सिक्योरिटीज के, तो वो सारे जो भी क्राइटेरियाज है पावर टू नॉमिनेट वो सेक्शन 72 में स्पेसिफाइड है। आई होप आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा रिगार्डिंग चैप्टर 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और आपको चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने सारे के सारे चैप्टर्स को कवर किया है। अगर आपको जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।